जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर से उत्तराखंड हिस्ट्री का एक अगला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है उत्तराखंड के प्रमुख लेख। ठीक है, इसमें हम आज पढ़ेंगे उत्तराखंड में जो पाए गए हैं लेख वगैरह, इनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला लेख जो उत्तराखंड में आता है वो है कालसी लेख। कालसी कालसी का अभिलेख है, ये पड़ता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ये पड़ता है टोंस और यमुना के संगम पे। ठीक, ये है अशोक का लेख। सम्राट अशोक, मौर्य वंश का जो राजा था अशोक का लेख है। किसका है? अशोक का। और अशोक ने इसको बनवाया था 257 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसकी खोज, अब बात आती है इसकी खोज की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने। मिस्टर फॉरेस्ट ने इसकी खोज की थी 1860 ईस्वी में। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा फैक्ट जान लेते हैं हम। पहला, इसकी जो भाषा है, भाषा, और दूसरी इसकी लिपि। कभी कभी पेपर में पूछ देता है जी। तो जो इसकी भाषा है प्राकृतिक भाषा, और लिपि है ब्राह्मी लिपि। ठीक है, भाषा इसकी है प्राकृत और ब्राह्मी लिपि। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पर के जो इसमें लिखा गया है, इसमें क्या लिख रखा है अशोक ने, कि बहुत सारी बातें लिख रखी है। मेडिकल वगैरह इसकी भी बात कर रखी है कि मैंने इस क्षेत्र में मेडिकल वगैरह की व्यवस्था कर दी है। कितने यहाँ पर पशुओं की भी चिकित्सा के बारे में बात कर रखी है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, इस क्षेत्र के निवासियों के लिए, जो इस क्षेत्र में मतलब देहरादून साइड के क्षेत्र में या उत्तराखंड में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए इसने पुलिंद शब्द का यूज किया है। क्या लिखा है? पुलिंद। और इस क्षेत्र के लिए अपरांत शब्द का यूज किया है, अपरांत। ठीक है, ये है इसमें, यानी क्या है, कालसी अभिलेख जो पड़ता है, ये पड़ता है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में पड़ता है यमुना और टोंस के संगम पे। ये अशोक का स्तंभ लेख है, अशोक का अभिलेख है। 257 बीसी में इसने छपवाया था। इसकी खोज सन 1860 में की थी मिस्टर फॉरेस्ट ने। ठीक है, इसकी भाषा जो है प्राकृतिक भाषा है, लिपि ब्राह्मी लिपि है। और इसको यहाँ पर के जो क्षेत्र के लोग रहते थे, जो इस क्षेत्र में कालसी क्षेत्र में जो लोग रहते थे, उनको पुलिंद बोला गया है इस अभिलेख में। और इस क्षेत्र को क्या बोला गया है? अपरांत। इसमें एक क्वेश्चन एक ये भी आता है कि कालसी का पुराना नाम, इसका जो पुराना नाम है वो है सुधनगर। सुधनगर एक नाम है इसका, सुधनगर। एक है कलकूट। कलकूट, ये इसके पुराने नाम है। ये रहा हमारा कालसी अभिलेख। बस इतना ही पढ़ना है, आगे आप इसको नोट कर लो, फिर अगले उस पे चलते हैं हम, अगले उस पे। इसके बाद जो हमारा अगला जो हमारा लेख आता है वो आता है लाखामंडल लेख। लाखामंडल जो पड़ता है वो भी दून में ही पड़ता है, जौनसार बाबर में। जौनसार बाबर क्षेत्र, दून। ठीक है, तो लाखामंडल का अभिलेख है, ये है राजकुमारी ईश्वरा का। राजकुमारी ईश्वरा। और ये किसकी थी? यदुवंश की थी। यदुवंश की राजकुमारी थी, राजकुमारी ईश्वरा। और ये जो लाखामंडल अभिलेख है, ये है छठी शताब्दी का, छठी सदी का। इसमें क्या कर रखा है ना उसने, इसमें इस अभिलेख से ये पता लगता है ना, लाखामंडल के राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख जो प्राप्त है, इससे हमें ये पता लगता है कि यमुना उत्पय का, मतलब ये दून के क्षेत्र में जो यमुना घाटी थी, इस क्षेत्र में यदुवंश का शासन था। इससे ये पता लगता है हमें। ठीक, बस आप इसको नोट कर लीजिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस इतना ही है। लाखामंडल अभिलेख इतना ही पूछता है, किसका है? राजकुमारी ईश्वरा का। राजकुमारी ईश्वरा यदुवंश की राजकुमारी थी, छठी सदी का। और इससे ये पता लगता है कि यमुना उत्पय का, यानी यमुना घाटी में यदुवंश का शासक था उस टाइम पे, छठी शताब्दी में। ठीक,
अब आगे चलते हैं, कुछ छोटे मोटे हम और लेखों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दीवार पर उत्कीर्ण लेख, दीवार पर लिखे गए लेख। मतलब कुछ ऐसे लेख हैं जो मंदिरों की दीवारों पे लिखे गए हैं, ठीक है। ये ऐसे कुछ ऐसे मंदिरों की दीवारों पे भी लेख लिखे गए हैं। तो वो लेख कौन कौन से मंदिर में है? केदारनाथ में है, गोपेश्वर में है और कालीमठ नाला में है, ठीक है। इसमें है कालीमठ नाला, केदारनाथ और गोपेश्वर। इन जगहों पर दीवार पर उत्कीर्ण लेख, मतलब दीवार पे, मंदिरों की दीवार पे लिखे हुए लेख मिले, ठीक है। उसके बाद है गुफा लेख, मतलब गुफा के अंदर जो लिखे गए लेख है। गुफा लेख कहां से प्राप्त हुए हैं? एक तो ये प्राप्त हुए वामन गुहा से, ठीक है, देवप्रयाग में पड़ता है वामन गुहा। दूसरा कल्पनाथ या कल्पेश्वर जो महादेव का मंदिर है चमोली में, वहां से मिले हैं, ठीक है। वामन गुहा, वामन गुहा ये देवप्रयाग में पड़ता है। और दूसरा कल्पेश्वर या कल्पनाथ महादेव चमोली में पड़ता है, देवप्रयाग टिहरी, ठीक। गुफा पे उत्कीर्ण लेख यानी गुफा के अंदर लिखे गए लेख। अब आती है बात ईंटों पर उत्कीर्ण लेख, मतलब ईंटों पे कुछ लेख लिखे गए हैं। ईंटों पर उत्कीर्ण लेख, ईंटों पर भी कुछ लेख लिखे हुए मिले हमें, ठीक। तो वो मिले नैनीताल और बाड़ावाला से। पॉइंट बना के आप देख लो इसको, कहां से मिले हैं? बाड़ावाला और नैनीताल, नैनीताल और बाड़ावाला से। बाड़ावाला कहाँ पड़ता है? दून में। नैनीताल आपको पता है नैनीताल में, ठीक। इसके बाद त्रिशूल लेक की बात करते हैं। आप इसको नोट कर लो कि त्रिशूल लेक की बात करते हैं, 3 देख लो आप। त्रिशूल लेक 2 जगह से मिले हैं, एक गोपेश्वर के मंदिर से मिले हैं, रुद्र शिव मंदिर से, और दूसरे मिले हैं बाड़ाहाट से, ठीक है। त्रिशूल लेक, त्रिशूल पर लिखे गए लेख, ठीक। त्रिशूल लेक, त्रिशूल लेक 2 जगह से मिले, एक गोपेश्वर, दूसरा बाड़ाहाट। गोपेश्वर चमोली और बाड़ाहाट उत्तरकाशी, 2 जगह से मिले। गोपेश्वर वाले का सीन क्या है? गोपेश्वर का एक रुद्र शिव मंदिर है, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर से जो प्राप्त त्रिशूल लेख मिला है उसमें 2 राजाओं के नाम है। मतलब एक ही त्रिशूल लेख है, उसमें 2 राजाओं ने लिखा है। पहला है 6ठी शताब्दी के नाग राजा नागपति राज, इसमें 2 राजाओं का नाम है। पहला है 6ठी सदी, छठी सदी के एक नाग राजा थे, नागपति राज, नागपति नाग। और दूसरा इसमें मिलता है 12वीं सदी, 12वीं सदी के एक राजा, पश्चिमी नेपाल के राजा थे, अशोक चल्ल, अशोक चल्ल। इन 2 राजाओं का नाम मिलता है त्रिशूल लेख, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में जो त्रिशूल लेख है। और बाड़ाहाट, बाड़ाहाट वाले में ज्यादा कुछ इसके बारे में है नहीं, एक ही फैक्ट है कि बाड़ाहाट का जो मिलता है त्रिशूल लेख, इसकी लिपि शंख लिपि है, इसकी शंख लिपि। ये लो नोट कर लो इसको। अब इसके बाद बात करते हैं मूर्ति पीठिका लेख। मतलब मूर्ति पर लिखे हुए लेख, मतलब कुछ मूर्तियां हैं, मूर्ति पे लिखे, मूर्ति पे भी लेख मिले हैं लिखे हुए। वो मिले हैं देवलगढ़,
और दूसरा मिला है कोलसारी से। मूर्ति पे लिखे हुए लेख कहाँ मिले? मूर्ति पीठिका लेख देवलगढ़ और कोलसारी से। देवलगढ़ हमारा पौड़ी में पड़ता है, कोलसारी टिहरी में पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं कार्तिकेयपुर राजाओं के लेख। कार्तिकेयपुर राजाओं के जो लेख मिले हैं वो उनके ज्यादातर मिले हैं ताम्रपत्री लेख, यानी ताम्र लेख बोलते हैं वो। ताम्र लेख मिले हैं पांडुकेश्वर से। पांडुकेश्वर चमोली में पड़ता है। कंडरा रुद्रप्रयाग में पड़ता है। बैजनाथ बागेश्वर में और चंपावत से मिले। ठीक, आप इसको नोट कर लो। उसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं। ये थे कुछ प्रमुख लेख जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं शब्दावली। जो लेखों में लिखी गई शब्दावली है उनके बारे में हम बात करते हैं। लेखों पे लिखे हुए कुछ ऐसी शब्दावली है, कुछ ऐसे शब्द होते थे उस टाइम पे अलग भाषाओं के, उनका क्या अर्थ है, पेपर में एक क्वेश्चन आता है। ठीक, लेखों में शब्दावली जो भी लेखों में लिखी हुई है उनके अर्थ। पहला है पल्लिका। पल्लिका शब्द का यूज किसके लिए हुआ है? पल्लिका का मतलब है छोटे गांव। छोटे गांव मतलब एक तो गांव, बड़े गांव, छोटे गांव। छोटे गांव के लिए पल्लिका, छोटे गांव। दूसरा शब्द आता है महत्तम। महत्तम का मतलब होता है ग्राम शासक। ठीक है, महत्तम ग्राम शासक, यानी हम इसको क्या बोलेंगे? ग्राम प्रधान, सरपंच बोल सकते हैं इसको। ठीक, उसका आता है भृत्य। एक शब्द आता है भृत्य, इसका अर्थ होता है सेवक या नौकर। इसको क्या बोलते थे? क्या लिखा गया है उसमें? भृत्य लिखा गया है। आता है एक शब्द प्रतिहार। प्रतिहार का अर्थ होता है द्वार रक्षक। द्वार रक्षक मतलब जो मेन गेट पे खड़ा रहेगा, गेट पे रक्षा करेगा। ठीक, गुप्त। गुप्त एक शब्द है, इसका अर्थ होता है रक्षक मतलब बॉडीगार्ड। कोटपाल आता है एक शब्द। कोटपाल, कोटपाल का अर्थ होता है गढ़ रक्षक। गढ़ रक्षक अर्थात पूरे किले की रक्षा की जिम्मेदारी किसको दी जाती थी? कोटपाल को। गढ़ रक्षक मतलब पूरे किले का जो रक्षक था। एक शब्द आता है बालाध्यक्ष। बालाध्यक्ष, बालाध्यक्ष का मतलब होता है सेना नायक, यानी जो सेना का जो लीडर होगा। ठीक, उसके बाद शब्द आता है महादंड नायक। महादंड नायक का अर्थ होता है प्रधान सेनापति। सेनापति, कई सारे सेनापति होंगे लेकिन जो प्रधान सेनापति होगा उसको बोला जाता है महादंड नायक। उसके बाद अगला शब्द आता है अक्षपटलिक। अक्षपटलिक का अर्थ होता है जैसे लेखा जोखा रखने वाला है, बोलते हैं उसको। जैसे कि लेखपाल, लेखपाल का कार्य क्या होता है? लेखा जोखा रखना, लेखा जोखा रखने वाला। मतलब उस समय जो लेखा जोखा रखता था कोई, मतलब लेखा जोखा का जो कार्य करता था उसको अक्षपटलिक बोलते थे। ठीक, आजकल उसको क्या बोलते हैं? लेखपाल बोलते हैं। पटवारी का भी वही काम होता है। ठीक है, वो काम उसमें कौन करता था? अक्षपटलिक करता था। एक शब्द आता है उसमें कुलचरिक। कुलचरिक, इसका अर्थ होता है तहसीलदार। तहसीलदार को क्या बोलते थे? कुलचरिक। ये शब्दावली है। ये शब्दावली
जो हमारे लेखों में यूज की गई, उत्तराखंड से प्राप्त जो लेखों में यूज की जाने वाली जो शब्दावली थी वो ये थी। पल्लिका, छोटे गांव, छोटे गांव के लिए क्या यूज किया जाता था? शब्द पल्लिका। महत्तम, ग्राम शासक यानी ग्राम प्रधान। भृत्य, सेवक। प्रतिहार, द्वार रक्षक यानी जो द्वार का रक्षक होता था, दरवाजे का जो मेन जो गेट होता था उसका जो रक्षक होता था उसे प्रतिहार बोला जाता था। वो जो उसका पद जो होता था प्रतिहार का। और जो रक्षक यानी जो बॉडीगार्ड होते थे, जो रक्षक होते थे, मतलब अंगरक्षक टाइप के, उनको क्या बोला जाता था? गोप्त। गढ़ रक्षक यानी पूरे किले की रक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती थी? कोटपाल की। कोटपाल को क्या बोलते हैं? गढ़ रक्षक यानी पूरे किले की जिम्मेदारी किसकी होगी? कोटपाल। बालाध्यक्ष, सेना नायक, सेना का जो लीडर होगा उसको बालाध्यक्ष बोला जाता था। महादंड नायक, प्रधान सेनापति, जो प्रधान सेनापति होगा, सबसे प्रमुख सेनापति, उसको बोला जाएगा महादंड नायक। अक्षपटलिक, लेखा जोखा रखने वाला, जैसे आजकल लेखा जोखा कौन रखते हैं? लेखपाल, वैसे ही उसमें किसको कौन रखता था? अक्षपटलिक। कुलचारिक का अर्थ होता है तहसीलदार, तहसीलदार के लिए उसमें क्या क्या होगा? कुलचारिक। बस आज ये छोटी सी क्लास थी। अब कल से हम राजवंश से स्टार्ट करेंगे, उत्तराखंड के राजवंश।